चलिए आइए देखते हैं अगला लेसन, परितंत्र, इकोसिस्टम। परितंत्र होता है कि पारितंत्र होता है? पारितंत्र ना कि पारितंत्र? इकोसिस्टम, बात मत करिए। अब हमको ये बताइए कि परितंत्र किसे कहते हैं। यह आपका अगला लेसन है 5वीं यूनिट में, और इसके बाद एक लेसन और हम लोग पढ़ेंगे, जैव विविधता एवं संरक्षण। उसके बाद 5वीं यूनिट समाप्त। तो लगभग हमने बताया था ना कि कै संडे लगेगा इस लेसन को। 5वां संडे है ना इस महीने का। 5 संडे में एक लेसन उड़ गया, तो अगले 4 संडे में ये उड़ जाएगा। एक महीना में मतलब एक यूनिट यह लेसन प्रयास करेंगे कि अगले महीने तक काम खत्म, अगले संडे तक। परितंत्र किसे कहते हैं? इसमें डिफिनीशन पूछता है किसके अनुसार? ओडम के अनुसार, एजी टेंसले के अनुसार। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, तो पहले आप लोग अपने हिसाब से परिभाषा दो, फिर उनके हिसाब से पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, परितंत्र कहने का मतलब सीधा सीधा कुछ जीव होंगे, आसान शब्दों में, हाँ वही, जीवों और पर्यावरण के बीच। तो सीधा सीधा कुछ सजीव होंगे, कुछ निर्जीव होंगे, कुछ जैविक कारक होंगे और कुछ क्या होंगे? अजैविक कारक। जैविक कारक अजैविक कारक के ऊपर, जैविक कारक और अजैविक कारक के बीच में कोई ना कोई अंतः संबंध होता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। जैसे हम हैं इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर की जो वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके और हमारे बीच कोई ना कोई संबंध है। जैसे जिस टेबल पर हम बैठे हैं, तो हम एक सजीव हैं और टेबल क्या है? निर्जीव हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे और उस टेबल के बीच में कोई संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्थापित हो रहा है। अर्थात जैविक और अजैविक कारकों के बीच, आसान शब्दों में सजीवों और निर्जीवों के बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है, सजीव और निर्जीव के अंतः पारस्परिक संबंध को ही परितंत्र कहते हैं। या आपने अभी कहा ना कि सजीव, क्या बोली अभी? फिर से एक बार बोलो। जीवधारी या समष्टि के जीव जहाँ पर उपस्थित रहते हैं, एक समुदाय या समष्टि के जीव जहाँ पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीव हैं, सजीव हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण या पर्यावरण है, तो एक समष्टि के जीवधारी अपने वातावरण से अंतः संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी समष्टि या समुदाय के जीवधारी जहाँ पर रहते हैं वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं, या उन जीवधारियों के अनुसार वहाँ का वातावरण क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो जाहिर सी बात है कि सजीव और निर्जीव, जैविक कारक और अजैविक कारक के बीच में कोई न कोई पारस्परिक संबंध है, और इसी पारस्परिक संबंध को क्या बोलते हैं? परितंत्र। क्लियर? तो हेडिंग बनाइए, परितंत्र। लिखिएगा, जीवों व पर्यावरण के मध्य, जीवों व पर्यावरण के मध्य। तुम्हारी किताब पुरानी है निधि? किताब पुरानी है, लाओ थोड़ा। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों को, होने वाले पारस्परिक संबंधों को, है पीछे का तक, होने वाले पारस्परिक संबंधों को, कुछ पेन ऑन लगा था मैं, होने वाले पारस्परिक संबंधों को नहीं, पारस्परिक संबंधों से, को काट दो, पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को, पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को परितंत्र कहते हैं। ओके? अगर कोई आपसे कहता है कि परितंत्र किसे कहते हैं, तो आप एकदम आसान शब्दों में, सामान्य शब्दों में एग्जाम्पल लेंगे या परिभाषा कहेंगे कि एक जीवधारी है,
उस जीवधारी के द्वारा जहाँ पर वह रहता है वहाँ का जो पर्यावरण है, जीवधारी और पर्यावरण के बीच में कोई न कोई पारस्परिक संबंध है और इसी पारस्परिक संबंध को ही क्या बोलते हैं? परितंत्र। अर्थात जहाँ पर हम रहते हैं हम अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार या वातावरण हमारे अनुसार कभी न कभी परिवर्तित होता रहता है। सपोज अगर हम चाहें कि इस कमरे में एकदम से गर्मी हो जाए तो हम इस कमरे को गर्म भी कर सकते हैं, इसको चारों तरफ से पैक कर दें और इसमें हीटर लगा दें, आग जला दें। या हम चाहते हैं कि इस पूरे कमरे को एकदम से ठंडा कर दिया जाए तो हम सबसे पहले इसको चारों तरफ से पैक करेंगे, फिर इसमें एसी चालू कर देंगे, ठंडा हो जाएगा। मतलब कभी न कभी या कोई न कोई ऐसी स्थिति जरूर बनेगी जब वातावरण के अनुसार एक जीवधारी को परिवर्तित होना पड़ेगा और कभी न कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जीवधारियों के अनुसार वातावरण को भी क्या करना पड़ता है? परिवर्तित होना पड़ता है। अर्थात जीव और पर्यावरण के बीच में कहीं न कहीं एक पारस्परिक संबंध स्थापित हो रहा है। उसी पारस्परिक संबंध के द्वारा एक तंत्र का निर्माण हो रहा है, सिस्टम बन रहा है। जैसे अगर गर्मी होती है तो गर्मी के बाद बरसात आती है, तो गर्मी और बरसात के बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, मतलब जून और जुलाई वाला जो महीना होता है वहाँ पर आपको गर्मी भी मिलती है और बरसात भी मिलती है। सेम वही कंडीशन सितंबर और अक्टूबर वाला है। सितंबर अक्टूबर में आपको बारिश भी मिलेगी और सर्दी भी मिलेगी। फिर वही लास्ट में चले जाइए फरवरी और मार्च में, तो वहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों मिलेगी। तो कहीं ना कहीं गर्मी सर्दी जहाँ पर दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं? दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, रात में ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, होता है कि नहीं होता है? सेम ऐसी सिचुएशन जीव और पर्यावरण के मध्य में होने लगता है। कभी 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 जीवधारी के अनुसार वातावरण बदलता है, कभी कभी वातावरण के अनुसार जीवधारी अपना क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। अर्थात उनके बीच में कोई न कोई पारस्परिक संबंध है और उसी पारस्परिक संबंध की सहायता से एक सिस्टम तैयार हो जा रहा है, एक तंत्र बन जा रहा है और उसी तंत्र को क्या बोलते हैं? परितंत्र। बात समझ में आई? नहीं आया? चलिए पैराग्राफ चेंज। क्या लिखे हैं? परितंत्र कहते हैं या इसे ही पारिस्थितिकीय तंत्र भी कहते हैं। कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं, तो परितंत्र को ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र। क्या हुआ? पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। इससे पहले क्या पढ़े थे? पीछे वाला लेसन क्या है? जीव एवं समष्टि। सही है, यही है भाई। जीव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसे ही पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या उसे ही परितंत्र कहते हैं। क्लियर? पैराग्राफ चेंज। आगे लिखिएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम नहीं, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग ब्रैकेट में चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना इकोसिस्ट। इकोसिस्टम नहीं है, जब इसका मतलब शब्द का नामकरण किया गया तो उस समय इकोसिस्टम नहीं बोला गया, केवल इकोसिस्ट बोला गया। हिंदी में पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग ब्रैकेट में इकोसिस्ट, ब्रैकेट में इकोसिस्ट ब्रैकेट बंद का प्रयोग एजी टांसले, एजी, ए फॉर एप्पल, जी फॉर गन, एजी टॉन्सले कब किया? तो वही जब क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चल रहा था? 1953 में, 1935। वो तो असहयोग आंदोलन था, पता नहीं कौन आंदोलन था। बस 1935 अपने देश मतलब अपने प्रदेश की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1935। क्लियर?
एजी टांसले ने 1935 में किया था। एजी टांसले ने 1935 में, पूछता है ना उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, 1935 में किया था। अर्थात आसान शब्दों में इकोसिस्टम या इकोसिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजी टांसले ने। कब किया? 1935 में। क्लियर? इकोसिस्टम या इकोसिस्ट शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं एजी टांसले हैं। कब करते हैं? 1935। पैराग्राफ चेंज। इनसे पहले सर्वमान्य इन्हीं का है लेकिन चेंज करके, इनसे पहले कार्ल मोबियस, इनसे पहले कार्ल मोबियस, कार्ल मोबियस, इनसे पहले कार्ल मोबियस ने इसे, किसे? परितंत्र को। कार्ल मोबियस ने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, जीव पारिस्थितिक तंत्र, जीव पारिस्थितिक तंत्र, कामा क्लोज। मतलब परितंत्र को एजी टांसले से पहले कार्ल मोबियस ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीव पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर? पैराग्राफ चेंज। एक और वैज्ञानिक हैं एस.ए. फोर्ब्स। एस.ए. क्या पढ़ेंगे इसको? आधा ब, फिर स, फिर र। मने जेकर जीव ना उठल तेगा करी ना उठल तो घरे जाओ जीव करी। क्लियर? अरे रात भर नौटंकी कर रहे हैं यार, एकदम सुतले का उपद्रव हो जा रही है। अब रतिया को 2 बजे गाना बजा रहे हैं। रात्रि को 2 बजे कौन गाना बजाता है? सब लोग बोले तो सब लोग। अच्छा गाना मतलब काहे बताएं? अब उससे पहले मूवी चल रही है, कौन सी? किल। उससे पहले मिर्ज़ापुर चल रही है। हम बोले कि मिर्ज़ापुर देख के कल क्लास में जाएंगे ना तो हो गई पढ़ाई। तो पहले 2-3 घंटा मिर्ज़ापुर देखे, फिर बंद करने के बाद फिर उसके बाद किल चला। और जो नई वाली ना है ये लुटेरो वाली, ट्रेन वाली, उतना देखने के बाद फिर अब हमारे यहाँ एक तो चाकू है वो लेके ऐसे कर रहे हैं, हम वो कोपेंगे हाली हाली। बाप रे बाप। और सब लोग यहाँ से बोल के ना चल के एकदम से वीडियो बनाएंगे, गाना वाना बजाएं। मतलब पहले ही मूड था ना कि खाली क्लास बनाया जाएगा। वहाँ जाने के बाद अरे हाई ये हाई हालत, मतलब वो वाईफाई लगा है तो वो दिया है, सेटअप बॉक्स दिया है फ्री वाला, तो ओके लगा के चेक कर रहे हैं। इसमें लगाओ, रिमोट लाओ, मोबाइल लाओ, एकदम देश भर का नौटंकी। हाँ लेकिन मज़ा आया, मज़ा तो आया, लेकिन अब जगह कम पड़ गई, आदमियों की संख्या ज़्यादा, सोने मतलब बिस्तर की संख्या कम। अब हम बोले ना कि अब ऐसा है कि अब नीचे सोना पड़ेगा, लेकिन हुआ कैसे वो एडजस्ट हो गया 2-3 बिस्तर में। हाँ जी, अरे सब लोग, अब हम तो गए, हम गए भैया तो लोगों ने बजावा, हम जाते सुते, तो हम जाके सो गए, तो कुंदन भी आके सो गए। बाकी 2 लोग अपना ये फ्लाइट मोड में नहीं है का। अरे यार चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर, शांत हो जाइए। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज। परितंत्र की परिभाषा ओडम के अनुसार।
चेंज करके लिखिएगा। अच्छा हाई नहीं हुआ था। S.A. फोर्ब्स, आगे लिखिएगा। S.A. फोर्ब्स ने परितंत्र को माइक्रोकोसम्स का लिखे हैं, माइक्रोकोस्म डबल इनवर्टेड कॉमा में S.A. फोर्ब्स ने कोस्म नाम दिया। इतना बढ़िया बढ़िया नाम है ना कि क्या बताएं, बहुत जबान संभाल के बोलना पड़ता है, तब वो कभी कभी में लड़बड़ा जाती है। चलिए पैराग्राफ चेंज नोट करके लिख लीजिए। एक और है, ये कभी कभी पूछ लेता है बहुविकल्पी में। थीनेमान ने, नहीं सुनाई दिया, थीनेमान ने, इहो वैज्ञानिक हैं, खलियरा हैं। थीनेमान ने इसे जीवतंत्र कहा। थीनेमान, हाँ नोट में लिखना है, ये पूछ लेता है बहुविकल्पी में। थीनेमान ने इसे, किसे, परितंत्र को क्या कहा? जीवतंत्र। ये कई बार पूछा हुआ है, जैसे 5 बहुविकल्पी आता था ना, तो वहाँ पर डायरेक्ट पूछता था कि थीनेमान के अनुसार परितंत्र को क्या कहा गया। क्लियर? पैराग्राफ चेंज लिखेगा। परितंत्र की परिभाषा ओडम के अनुसार, या हेडिंग बना लो परितंत्र की परिभाषा, या परिभाषा से ही काम चल जाएगा, खाली परिभाषा हेडिंग हो गया। ओडम के अनुसार, ओडम एक वैज्ञानिक हैं, ODUM, ओडम, सही लिखे ना? ठीक है, ओडम, उड़म था, अभी ओडम है। ओडम, आड़म नहीं, हाई ओना लोग था, हाई का है, हाई का है, हाई ओडम ना, इहो ओडम ना, इंग्लिश में लिखा ओडम। हाँ, ओडम के अनुसार इस साल पूछा था, इस बार जो बोर्ड का पेपर हुआ है ना, यहाँ पर पूछा था। टाइमिंग चल रही है इसकी ना, 1 2 3 गिनती गिना था ना भैया। हाँ चलिए लिखिएगा भैया, इनके अनुसार, ओडम के अनुसार लिखिएगा। परितंत्र पारिस्थितिकीय की मूल इकाई है। परितंत्र पारिस्थितिकीय की मूल इकाई है। परितंत्र पारिस्थितिकीय की मूल इकाई है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय अजैविक पर्यावरण को, जैविक समुदाय अजैविक पर्यावरण, जैविक समुदाय कामा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को, जैविक समुदाय कामा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। परितंत्र कहलाता है। पारितंत्र, हाँ वही, सॉरी, पारितंत्र। अब पारितंत्र के चक्कर में कुछ और निकल जाए, पारितंत्र, पारितंत्र। क्लियर? तो इनकी भी डिफिनीशन तो सेम कुछ वैसी ही हो, कुछ अलग है नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, थोड़ा स्टाइल में बोल दिया कि जैविक समुदाय व
अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो यही चीज़ तो स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो जीव है जहाँ पर रहेगा वहाँ का जो पर्यावरण है, जीव और पर्यावरण के बीच में जो अंतः या आंतरिक संबंध होगा, पारस्परिक संबंध होगा, उसे ही क्या बोलेंगे, परितंत्र। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे ओडम के अनुसार इसकी परिभाषा पूछ लेता है। सामान्यतः परितंत्र की परिभाषा पूछे तो आप वही लिखिएगा, जीव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है परितंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाता है। क्लियर। लेकिन अगर ओडम के अनुसार पूछेगा तो यह वाला डिफिनीशन। ओके, कोई समस्या? पैराग्राफ चेंज। अब यहाँ पीच पाँच, पैराग्राफ चेंज। अब भाई टाइम है पीच पाँच में लिखिएगा। यस, हाँ, और कुछ ना चलेगा। अच्छा, हिंदी चलवानी है तो पहले हम आधा घंटा और चला लें। आगे, किसी स्थान विशेष पर अनेक परितंत्र उपस्थित हो सकते हैं। मतलब अगर एक पार्टिकुलर एरिया है, स्थान है, तो उसमें केवल एक ही परितंत्र होगा या एक से अधिक परितंत्र होगा? अब परितंत्र मतलब होता क्या है, जहाँ पर कुछ जीवधारी हों और कुछ अजैविक कारक हो। अब एक बूंद अगर हम जल ले लें तो एक बूंद जल में भी तो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं और इसमें भी कुछ अजैविक तत्व होते हैं, मतलब कुछ सजीव हैं कुछ निर्जीव हैं, कुछ जैविक तत्व हैं या जैविक कारक हैं, कुछ अजैविक कारक हैं। तो एक बूंद जल में भी परितंत्र है और एक बहुत बड़ा सा तालाब या महासागर है तो उसमें भी क्या है, परितंत्र है कि नहीं। एक वृक्ष है, एक पौधा है या एक बहुत बड़ा सा पेड़ है तो उस पेड़ का भी परितंत्र होगा। एक तालाब है तो उसका भी क्या होगा, परितंत्र होगा। एक गांव है या शहर है तो उसका भी परितंत्र होगा कि नहीं होगा। तो अर्थात सभी के सभी अगर हम कहें कि आपका जो गांव है तो आपके गांव में तालाब भी है, आपके गांव में वृक्ष भी है, आप भी रहते हैं, तो तालाब का एक अलग परितंत्र हो गया, वृक्ष का एक अलग परितंत्र हो गया, आप रहते हैं और आपके आसपास जो अजैविक कारक है आपका एक अलग परितंत्र हो गया। तो एक ही स्थान पर एक से अधिक परितंत्र उपस्थित हुए कि नहीं हुए ना। तो वही कह रहा है कि किसी स्थान पर एक से अधिक परितंत्र उपस्थित हो सकते हैं। और जब एक ही स्थान पर एक से अधिक परितंत्र उपस्थित होंगे तो क्या एक परितंत्र दूसरे परितंत्र को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? अगर एक ही स्थान पर एक से अधिक परितंत्र उपस्थित है तो एक परितंत्र के जीव या एक समष्टि के जीव दूसरे समष्टि के जीवधारियों को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हमारा मन करेगा तो हम तालाब में से मछली मार के खा जाएंगे, मन करेगा तो पेड़ को काट के फेंक देंगे। अर्थात एक समष्टि या परितंत्र का समुदाय दूसरे समुदाय या परितंत्र को प्रभावित कर सकता है, जाहिर सी बात है करेगा। क्लियर। अगर हम तालाब की साफ़ सफाई नहीं करेंगे, वृक्ष की साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में तालाब में सूक्ष्मजीवों की मात्रा बढ़ जाए, जितने भी जीवधारी हैं जो जलीय जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। अगर हम पेड़ की सफाई नहीं करेंगे, उसकी निराई गुड़ाई कटाई नहीं करेंगे, उसकी भी संख्या कुछ समय बाद ज़्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम नहीं उसको कम करेंगे तो वो हमें कम कर देगा, होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर एक ही स्थान पर एक से अधिक परितंत्र उपस्थित रहते हैं तो हर परितंत्र एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित, और करना जरूरी है। नहीं करेगा तो फिर जीवन जीना व्यर्थ है। क्या हुआ? हम पूछे कि तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर कहाँ लिए हुआ है, और लगभग हर संडे को ही पूछ लेते हैं। क्या करने के लिए? खाली जनन करने के लिए। तो फिर यहाँ कहाँ बैठे हो, जाओ स्टार्ट करो, लॉन्च करो हर महीने एक आक्टो। चलिए आगे लिखिएगा उसी में, एक परितंत्र के जीव आपस में तो अंतःक्रिया करते ही हैं, आपस में तो अंतःक्रिया करते ही हैं। लड़कों से लड़कों में तो दुश्मनी होती ही है, कभी कभी लड़कियों से भी दुश्मनी हो जाती है, एकदम भयंकर वाली, निकाल के कट्टा उड़ा दे खोपड़ी। लड़कों का लड़कों से होता है ठीक है, लड़कियों का लड़कियों से होता है ठीक है, लड़की का लड़के से झगड़ा हो जाए
मतलब एकदम हाइपर वाला झगड़ा, वो मेल मिलाप वाला झगड़ा नहीं है, एकदम सर फोड़ो और मुंह तोड़ो वाला झगड़ा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कभी कभी पशु पक्षियों का झगड़ा जानवरों से हो जाता है, या नॉर्मली आप सुनोगे किसी ने कोई कौवा किसी के सर पर मार दिया, ये घटना सुनते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वह एक अलग परितंत्र का प्राणी है, हम अलग परितंत्र के हैं, दो अलग अलग परितंत्र के हैं कि नहीं है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित। आप मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ दीजिए, फिर मधुमक्खी आपको क्या करेगी? इतना छेड़ेगी कि फिर छेड़ने की तमन्ना ही नहीं रहेगी। भागते भागते हालत खराब हो जाएगी। लिखिए, क्या लिखे हैं? आपस में तो अंतःक्रिया करते ही हैं, इसके अलावा आपस में तो अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, इसके अलावा दूसरे परितंत्र के साथ भी, दूसरे परितंत्र के जीव के साथ भी, दूसरे परितंत्र के जीव के साथ भी अंतःक्रिया दर्शाते हैं। ओके, मतलब अपने से काम ना चलेगा तो दूसरे का भी काम हम क्या करेंगे? हम ना खेलब तो तुम के खेल ना दे, खेलवे बिगाड़ दे ना। अगर हमको ना मिलेगा तो किसी को ना मिलेगा, एक फोड़ दा। और 90% लोग यही करते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो वो काहे को पढ़ेगा। अरे भाई भाई को देख के करता है, बहन बहन को देख के करती है। वो भले कहेगी दीदी भैया, लेकिन अंदर अंदर जलेगी कि ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो हमसे आगे निकल जाएगी। हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है ना, इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, और वो लड़की टॉपर है, लेकिन उसकी सिस्टर उसको पढ़ने नहीं दे रही है। अभी एक दिन कभी कभी एग्जाम्पल में बताए होंगे, इस साल की टॉपर लड़की है, उसका बीएससी नर्सिंग में हो गया है, लेकिन जिस दिन उसकी काउंसलिंग थी ना, उस दिन उसकी सिस्टर उसकी मार्कशीट को छुपा दी। यहाँ तक कि मतलब उसको, मतलब वो जब फार्म भरने गई तो ओटीपी गया मोबाइल पर, तो ओटीपी नहीं दे रही थी। अब सोच लो किस लेवल की जलन है। मतलब उसको दुख इस बात का है खाली कि हमसे ज़्यादा नंबर इसका आ गया, हमसे बढ़िया कॉलेज में इसका सिलेक्शन हो गया। वो जीएनएम कर रही हैं, इसका बीएससी नर्सिंग में हो गया। जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जीएनएम कर रही है, छोटी वाली का नर्सिंग में हो गया, और उसने स्टेट टॉप कर लिया। उसके चक्कर में कुछ रुपए भी उसे मिल गए। अरे अच्छी खासी रकम मिली, उतना में तो दूठे लड़की का शादी हो जाएगा, इतना मिला। अलग से वो लैपटॉप मिला, एक तो टैबलेट मिला। उसकी किस्मत ही अच्छी है भैया। इंटर में खाली थोड़ी सी मेहनत की, टॉप कर गई, कुछ लाख रुपए मिल गए। कुछ लाख नहीं, बढ़िया रुपए मिले। उतना रुपए कमाने में हमको कैसे साल लगी? 10 साल, 7। अरे बचाना मुश्किल है ना यार, खर्चा इतना ज़्यादा है। 2 रुपया महीने, मतलब बिना शादी के गरीब हो जाते हैं। 20 से 30 तारीख में ना एकदम हालत ख़राब रहती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी में या कौनो प्राइवेट नौकरी करने वाला है ना, तो महीने के आखिरी 10 दिन में बेचारा एकदम लास्ट तक 25 से 30 में तो एकदम भिखारी हो जाएगा। बात 100 रुपया देते, कम से कम पेट्रोलवा गड़िया में डाल लें। और जैसे ही 1 से 10 तारीख आएगा, एकदम अंबानी वाली फीलिंग आ गया है, बता क्या करना है। सबकी, हमारी ही नहीं सबकी वही हाल है। जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिस दिन तनख्वाह आ जाती है खाते में ना, ये एकदम लिखेगा अकाउंट क्रेडिटेड। इसके बाद तो बता क्या करना है, खाली तुरंत ऑनलाइन ऑफलाइन कुल ख़त्म। वही योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड हो जाता है तो एकदम खुशी हो जाती है। लास्ट में जाते जाते माइनस में चला जाएगा, माइनस माइनस, पता नहीं कितना माइनस जाएगा। चलिए क्या लिखे हैं? अंतःक्रिया दर्शाता है पृथ्वी पर उपस्थित समस्त परितंत्र को मिलाकर। इसको ना ऐसे करिए, डबल इनवर्टेड कॉमा या नोट में करके लिख लो। हाँ, नोट। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त
परितंत्र को मिलाकर, जितने भी परितंत्र हैं सबको एक साथ जोड़ देंगे। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त परितंत्र को मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल अंडरलाइन, जैव मंडल का क्या होता है? निर्माण। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त परितंत्र को मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है। तो कुल कितने मंडल हैं? 18। मैंने हम रेलवे पढ़ा होते हैं। इतना ज़्यादा कहाँ सोच लिया? अच्छा, वाराणसी और भदोही मंडल। अरे पृथ्वी पर कुल कितने मंडल हैं? 3 ठो। अरे नहीं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। मंडल का मतलब कमंडल समझ रहे थे तो उन लोगों ने। अरे तो मंडल का डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब तुमसे नॉर्मली कोई मंडल पूछेगा तो ठीक है, बताओ इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ। अगर बायोलॉजी में मंडल पूछे तो इलाहाबाद बनारस छापोगे? बायोलॉजी का मतलब है जैव मंडल, अर्थात अभी हमने लिखा ना कि पृथ्वी पर जितने भी परितंत्र हैं सभी के सभी परितंत्र को जब एक साथ सम्मिलित रूप से ऐड करेंगे तो जो बनेगा, अर्थात एक समुदाय का निर्माण होगा ना, उसे क्या बोलेंगे? जैव मंडल। अब जैव मंडल भी कितने प्रकार का? 3। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जल, वायु, स्थल। हालांकि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, पहले था अभी नहीं है। वही तुम्हारी किताब मांगेंगे, तुम्हारे में दिया है तो तुम्हारे में भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। उसमें जब पढ़ेंगे तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल पहले आता था, अभी नहीं है। तो जब अभी नहीं है तो फिर कहानी ख़त्म यहीं पर। अगली हेडिंग, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बातें नहीं, अभी तो स्टार्ट किए हैं सर। पारिस्थितिक का कुछ करना है? पारिस्थितिक, तंत्र के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालिए, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। लिखिएगा, यह सुन लीजिए, लिखिए मत। इसके प्रकार को डिफाइन नहीं कर सकते। परितंत्र को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने प्रकार का होता है। नहीं, हेडिंग तो डालो, लेकिन यह मत लिखो कि यह इतने प्रकार का होता है, यह निश्चित नहीं है। अब जैसे कहने का मतलब, अगर जल की मात्रा जितनी बार हम क्वांटिटी चेंज करते हैं ना, 1 बूंद से 2 बूंद करते हैं, 4 बूंद करते हैं, 1 गिलास, 1 लोटा, 1 बाल्टी, 1 तालाब, 1 पोखरा, 1 नदी, 1 नहर, हर जगह उसकी मात्रा बदलती जाती है, परितंत्र की संख्या बढ़ती जाती है। अलग अलग किस्म के परितंत्र आते हैं। 1 बूंद में जो परितंत्र नहीं है वह 1 लोटे में हो जाता है, 1 लोटे में जो नहीं है वह 1 बाल्टी में हो जाता है, 1 बाल्टी में जो नहीं है वो पूरा 1 तालाब में या एक क्या बोलते हैं टब में हो जाता है। कहने का मतलब उसमें नए नए प्रकार के परितंत्र ऐड होते जाते हैं। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि परितंत्र इतने ही प्रकार का होता है। हाँ, लेकिन कुछ रूप में हम कह सकते हैं कि परितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे एक प्राकृतिक परितंत्र और एक कृत्रिम परितंत्र। लेकिन एग्जैक्ट आप कहें कि इतने प्रकार का होता है तो असंभव है। जाओ, चलिए तो लिखिएगा, एक लाइन लिखी लीजिए, लिखेंगे, लिख लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के परिमाप या क्षेत्र का, पारिस्थितिक तंत्र के परिमाप या क्षेत्र का, पारिस्थितिक तंत्र के परिमाप या क्षेत्र का कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता।
कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होते हैं, वह एक परितंत्र की तरह कार्य करता है। परितंत्र की तरह कार्य करता है। यही कारण है कि परितंत्र को प्रकृति का क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये लाइन तो अच्छी हो गई हो। यही कारण है कि परितंत्र को प्रकृति का क्रियात्मक इकाई कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। नेचर ऑफ फंक्शनल यूनिट क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम, आवर इकोसिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो लास्ट लाइन आपने लिखा है ना कि परितंत्र को ही प्रकृति का क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकृति का क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो परितंत्र को। अरे कुछ लिया हुआ समोसा लगता, उधर हम ना जाए। यही जन तू लेके आवा, जौन करेगे यही जन हुई। तार तो बोल रहे हैं सर कि है यहाँ पे। ठीक है, अगली हेडिंग परितंत्र, पैराग्राफ चेंज। नहीं, हेडिंग मत डालिए, हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए। ना दिखा था, दिख रहा है ना? सही है, लौकाई दे था। सही है। बनाइए। अरे पारितंत्र लो भैया, पारितंत्र रहेगा हो हर बार। ध्यान रखना है कि एक तो पारी है, वही तंत्र है, उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। ना समझ में आए तो वही पारी है और तंत्र है, पारितंत्र है, याद रहेगा हमेशा के लिए परितंत्र। ठीक है, तो एक है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और एक है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। मार्कर है सर? लाइए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। प्राकृतिक होता है कि प्राकृतिक होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और एक होता है कृत्रिम। कपिया इधर घुमाओ। या मानव निर्मित।
पारिस्थितिक तंत्र। क्या मानव भी अपने द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर लेता है? मानव भी अपने द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो प्राकृतिक पारितंत्र कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? कौन कौन? जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र दोनों एक ही है। जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। क्लियर? अब मानव निर्मित परितंत्र कितने प्रकार का हो सकता है? यह भी कितने प्रकार का होगा? हो 2 प्रकार का। कौन कौन? कृषि योग्य भूमि। क्या लिखा है? कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य रहेगा, योग्य भूमि। जल जीवशाला साइड में दिख रहा है ना? दिख रहा है ना साइड में, उसमें जल जीवशाला। कभी कभी हम लोग जैसे मछली पालन वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ से हो जाएगा। अब जलीय परितंत्र कितने प्रकार का होगा और स्थलीय परितंत्र? जलीय परितंत्र कितने प्रकार का होगा बताइए, बोल के बताओ। स्वच्छ जलीय और समुद्री। स्वच्छ स्वच्छ जलीय, हाँ उधर जल जीवशाला है और इधर है समुद्री है। बस समुद्री है ना। स्थलीय कितने प्रकार का है? 3। कौन कौन? हाँ, घास का मैदान, दूसरा है वन का, जंगल का। यह दोनों तो पूछता है, वन का परितंत्र। यह भी रहेगा परितंत्र। और तीसरा क्या है स्थल में? मरुस्थल। मरुस्थल का परितंत्र या मरुस्थल परितंत्र, इसमें है मरुस्थल परितंत्र, पारितंत्र। ओके, इसके नीचे दिखेगा उसमें, हाँ लिख रहे हैं। इसके नीचे आएगा एक लाइन, जलीय स्वच्छ जलीय परितंत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। स्वच्छ जलीय परितंत्र नंबर 1 बहते जल का परितंत्र ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, बहता हुआ जल। रुको, बहता हुआ जल। और दूसरा क्या है इसमें? रुका हुआ हाँ वो आगे हो जाएगा जब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे ना। बाद में हम लोग एक एक करके एक एक हेडिंग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? समुद्री जल में भी कुछ है? समुद्री जल में क्या है? सिंगल है, ठीक है। अब यहाँ घास का मैदान में क्या है? कुछ नहीं है। वन का कितना है इसमें? 4 प्रकार का है। क्या क्या है? भार, संख्या और क्या होगा? सब में परितंत्र ऐड कर लो।
मरुस्थल परितंत्र है ना, नहीं दो प्रकार का होगा, एक शीत वाला और एक उष्ण वाला। बताइए ना। जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, एक तो शीत मरुस्थल होता है मतलब बर्फीला मरुस्थल होता है, और एक रेतीला मरुस्थल होता है। ठीक है, चलिए वन का परितंत्र क्या है? उष्ण उष्ण कटिबंधी। दूसरा क्या है? उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या वन? हाँ वन। दूसरा है उपोष्ण उपो अधसड़ उपोष्ण वन। तीसरा शीतोष्ण शीतो अधसड़ शीतोष्ण वन। और पर्णपाती यानी पतझड़ वाला पर्णपातीय वन। क्लियर हो गया? यही है हमारा पूरा लेसन। यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, लेसन ख़त्म। अब एक हेडिंग अपने आप में डेंजर है, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यहाँ से बनता है। परीक्षा में डायरेक्ट घास के मैदान का पूछ लेता है, वन का परितंत्र पूछ लेता है। हाई दोनों तो बहुत फेमस है। क्लियर? या डायरेक्ट हैया पूछ लेगा प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र से। क्या हुआ? हाँ, रुका हुआ और बहता हुआ जल है। जैसे नदियों का, झरनों का बहता हुआ जल होता है, झील और तालाब का क्या होता है? रुका हुआ जल होता है। तो नदी और झरने में भी परितंत्र है, झील और तालाब में भी क्या है? परितंत्र है। झरना और झील का मतलब तो समझ में आता है ना, क्या होता है? झरना, झील, तालाब ऊपर से हवा में, हाँ मतलब कहीं से गिरता है, पहाड़ वगैरह से पानी गिरता है, जैसे छत से पानी गिरता है, पहाड़ से गिरेगा तो झरना हो गया। ठीक है, मतलब बह रहा है। और झील, झील बहती है। झील और तालाब में क्या अंतर है? और झील तालाब बड़ा नहीं होता है। कभी जाओ गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, इतना बड़ा है ना, लगेगा कि आप सब वहाँ पहुँच गए, मुंबई में। हाँ, वो तालाब है, उसका नाम है रामगढ़। झील और तालाब में अंतर यह है ना कि झील गहरी नहीं होती है, तालाब गहरा होता है। झील अधिक से अधिक 1 या 1.5 फीट होगी गहराई में, और तालाब में 1 से 1.5 फीट गहराई नहीं, आपकी जान भी जा सकती है, इतना गहरा होगा। क्लियर? अब वहीं तो 1 घंटा नहीं हुआ। ये 11 बजे छोड़ देंगे, अभी 11 बजा नहीं है। 8 मिनट में 2 हेडिंग हम पढ़ा लेंगे। हिंदी चलेगी इसके बाद। खाना वाना खा के आए हैं ना, इसीलिए हम 9 बजे बुलाए थे कि तुम लोग खा के आना। सवेरे सवेरे 4 गो रोटी और घी पावर। घी ना है, हमको तो मिल गया भैया 5-6 गो रोटी या पावर घी, लपेट लिए हाली हाली। देसी घी। जाएंगे। एक हेडिंग डालिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। पहले को हेडिंग बनाइए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। आज मौसम ठीक ठाक है, क्या पता अगले संडे तक कोई रहे ना रहे। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, इसी को हेडिंग बनाओ। कहाँ हूँ? देशों वाला। कोई नहीं है, डूब जाए तो तैर के आओ भैया। यही है खून पसीने की पढ़ाई। तो पसीना तो निकल रहा है, कहीं खूनो बहाओ पढ़ाई के चक्कर में।
चलिए हमको ये बताइए कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? मतलब इतना दिमाग कहाँ से चल रहा है? चलो किताब यहाँ रखो। ऐसा परितंत्र जिसका निर्माण नेचर खुद करता है। जैसे कहीं पर अगर हम जाते हैं घूमने टहलने के लिए, जैसे हम जंगल में चले जाएं, जंगल में जाते हैं ना, समुद्र में चले जाएं, तो ये जो समुद्र है, ये जो जंगल है, इनका निर्माण किसने किया है? मानव ने नहीं, नेचर ने खुद किया है। मतलब प्रकृति ने इनका निर्माण स्वतः किया है, और प्रकृति के द्वारा वहाँ पर कुछ सजीव कारक हैं, कुछ निर्जीव कारक हैं, अर्थात कुछ जैविक हैं, कुछ अजैविक हैं, और जैविक अजैविक के बीच में पारस्परिक क्या है? संबंध है। क्लियर? गिरा दा, ठीक है। चलिए लिखिएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, लिखिए। अब एकदम स्पीड में जाएंगे, एकदम ज़्यादा समझाना नहीं है, एकदम आसान है। लिखिए, इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, इस प्रकार के, हाई कहाँ हिल रहा है, इस प्रकार के परितंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा होता है। इस प्रकार के प्रकृति या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। थोड़ा देख लो, हिला देला लइकवा, लगल हाथ गोड़ फैलाओ, वही में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। ओके, पैराग्राफ चेंज। आवास के आधार पर, आवास के आधार पर, आवास बोले तो हाँ, पीएम मोदी वाला आवास मिल ही रहा है। आवास मतलब घर, ना मिला? हाँ, आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। कुछ काम उम करिए आप लोग, कहाँ हैं सब लोग? मतलब हमें ही की जरूरत है, हम ही भूल कर रहे गल हो ना, तो हम अपन काम करते हैं। कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, इतना मेहनत से आई नहीं है, करके आई। दो प्रकार का, नंबर एक जलीय पारिस्थितिक पारितंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। लिखिएगा, वे परितंत्र जिनका निर्माण वे परितंत्र जिनका निर्माण जल में होता है, जल में होता है या जल की सहायता से होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ओके, ऐसा परितंत्र जिसका निर्माण किस में हुआ? जल में,
उस परितंत्र को क्या बोलेंगे? जलीय परितंत्र। मतलब जल में कुछ जैविक चीज़ें भी हैं, कुछ अजैविक, जैविक कारक भी है, अजैविक कारक है। जैविक और अजैविक के बीच में पारस्परिक संबंध है, उसी को क्या बोलते हैं? परितंत्र। अगर जल के अंदर है तो जलीय परितंत्र, स्थल पर तो स्थलीय परितंत्र, वायु में है तो क्लियर। पैराग्राफ चेंज। यह भी दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। यह भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर 1, बहते हुए जल का परितंत्र। बहते हुए, हेडिंग है बहते हुए जल का परितंत्र, वही है, स्वच्छ जल ही था, ठीक है। स्वच्छ जल का परितंत्र, सॉरी, स्वच्छ जल का परितंत्र, हेडिंग हो गया भैया, हो गया। स्वच्छ जल का परितंत्र, जाहिर सी बात है कि अगर जल स्वच्छ है तो बहेगा। स्थिर जल कभी स्वच्छ होता है? नहीं होता है, ठीक है। अगर पानी को रोक दिया जाए तो उसमें अशुद्धियों की मात्रा बढ़ जाएगी। अब पानी हमेशा बहता रहेगा ना तो उसमें अशुद्धियों की मात्रा कम रहेगी। ऐसा आप भी नोटिस किए होंगे। लिखिएगा, इसमें बहते हुए जल का, इसमें, हाँ स्वच्छ में, इसमें बहते हुए जल का व स्थिर जल के परितंत्रों को, बहते हुए जल का व स्थिर, रुके हुए, स्थिर जल का परितंत्र सम्मिलित है। जैसे जैसे तालाब, नदी, झील, तालाब, नदी, झील, झरना आदि, ETC। ओके, अगला है समुद्रीय जल का परितंत्र। समुद्रीय जल का परितंत्र क्या है भाई? समुद्रीय जल का परितंत्र नहीं, अरे हो गया उसी में, उतना डिटेल में ना जाना है, नहीं तो एक का टॉपिकवा में 2-4 दिन अधूरा जाएंगे। जहाँ तक पूछे बस वही तक जाना है। अगर बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो एक एक हेडिंग अपने आप में ब्रॉड है। नदी का अलग पढ़ना पड़ेगा। कहीं कहीं पर नदी में जो नदी का पानी होता है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पर कम हो जाती है। जब नदी का पानी ऐसे ज़मीन से या ऐसे स्थल से गुजरता है जहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, कहीं कहीं की बंजर होती है, कहीं कहीं की ऊसर होती है, कहीं कहीं पर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अलग प्रकार का परितंत्र, जहाँ पर कम होती है वहाँ पर अलग प्रकार का परितंत्र, तो अलग सिलेबस हो जाएगा। बस इतना जानिए कि बहते हुए और स्थिर में भी क्या है? परितंत्र है। अगला है समुद्रीय जल का परितंत्र। इसमें समुद्र तटीय भाग, इसमें समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय भागों को सम्मिलित किया गया है। इसमें समुद्र तटीय मतलब समुद्र के किनारे जो भाग है, समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय भाग, ज्वार भाटा आता है ना, लहरें बहती हैं समुद्र में, ज्वारीय भाग को सम्मिलित किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। ओके, अगली हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अगले संडे, क्लियर? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र।